ना हम आ जाते हैं अब यूरिन फॉर्मेशन पे। तो यूरिन फॉर्मेशन के दो पार्ट्स होते हैं। द फर्स्ट पार्ट इज योर अल्ट्रा filtration and the second part is selective reabsorption. Today we would be seeing ultrafiltration. अच्छा जी। So for ultrafiltration हमारे पास ultrafiltration basically takes place in your Bowman's capsule वाला एरिया, आपका Bowman's capsule और आपका जो glomerulus होता है that is involved in ultrafiltration. So this is your Bowman's capsule. Pardon my drawing, it's very pathetic, but let's say this is your Bowman's capsule, ठीक है। और इस Bowman's कैप्सूल में हमारे पास क्या प्रेजेंट होती है? हमारे पास प्रेजेंट होती हैं कैपिलरीज, जिनको हम क्या बुलाते हैं? glomerulus. Now the glomerulus is receiving blood from an efferent arteriole. इससे जो ब्लड वापस जा रहा है that is going through the efferent arteriole. ठीक है। Now this is then connected with your proximal convoluted tubule, लेकिन हमारे पास proximal convoluted tubule is not involved in ultrafiltration, so I'm just going to draw and show the glomerulus and the Bowman's capsule वाला part. अगर हम इसको further देखें तो हमारे पास होता क्या है कि हमारे पास कैपिलरीज है। सबसे पहले हमारे पास कैपिलरीज आ जाती हैं, ठीक है। नहीं नहीं, फीसीटी में फिल्ट्रेशन नहीं होती, हमारे पास फिल्ट्रेशन कहाँ पे हो रही है? ग्लोमेरुलस और बोमेंस कैप्सूल में, जिसको हम मेल्फिजियन कॉर्पसल या रीनल कॉर्पसल बुलाते हैं, वहां पे हमारे पास ये हो रही है। सो दिस इज योर बोमेंस कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलस। इन दो जगहों पे हमारे पास अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो रही होती है, जिनको हम रीनल कॉर्पसल या फिर मेल्फिजियन कॉर्पसल बुला रहे होते हैं। Now, अगर मैं इन लेयर्स को लिखूं, हमारे पास कैपिलरीज है और फिर मेरे पास वोमेन्स आ जाता है। अच्छा, वोमेन्स कैप्सूल इज लाइक अ स्ट्रक्चर, तो ऑब्वियसली हमारी बॉडी में सारे जो स्ट्रक्चर्स हैं वो सेल्स से बने हुए होंगे, तो हमारे पास वोमेन कैप्सूल के भी एपिथेलियल सेल्स होते हैं। नाउ बिटवीन द कैपिलरीज एंड द वोमेन्स कैप्सूल, अब आप देखो मेरे पास वोमेन्स कैप्सूल और कैपिलरीज के बीच में ये रीजन है। कैन यू गाइस सी दिस रीजन, ऑल ऑफ यू? एक थोड़ा सा रीजन प्रेजेंट है। इस रीजन में हमारे पास एक चीज होती है जिसको हम बुलाते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। सो कैपिलरीज के हमारे पास एंडोथेलियल सेल्स होते हैं, हमारे पास बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है और हमारे पास बोमन्स एपिथेलियल सेल्स होते हैं। Which capillaries am I talking about? The glomerulus. The glomerulus is basically a network of capillaries, ठीक है। Is this clear, Mark? So ये जो आपको बॉल लाइक मेशवर्क नजर आ रहा है, ये आपकी ग्लोमेरुलस की कैपिलरीज है। Now, हमारे पास capillaries के endothelial cells, basement membrane, and the epithelial cells of the Bowman's capsule. These three things collectively form what we call as the filtration barrier. हमारे पास इन तीन चीजों से गुजरते हुए हमारे पास एक फिल्ट्रेट बनता है जो कि फिर आपके पास जाएगा पीसीटी में। सो देयर इज ब्लड ओवर हियर, अनफिल्टर्ड ब्लड,
इस अनफिल्टर्ड ब्लड में बहुत सारा कंटेंट है। अब जो हमारे पास छोटे छोटे चीजें हैं जो कि इन तीन फिल्ट्रेशन बैरियर को क्रॉस करके एक नया फ्लूइड बनाएंगे, दैट फ्लूइड वुड एंटर द पीसीटी। सो हमारे पास फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर और थर्ड लेयर, इन तीन लेयर्स को क्रॉस करके हमारे पास फ्लूइड जाता है, वो फिर पीसीटी में जाता है। So these are the three layers that we have to study as a part of our syllabus. Now, do you guys recall the structure of capillary from AS? If this is a capillary, what should I draw inside a capillary? Second. हमारे पास endothelial cells are found only in your ब्लड वेसल्स, और बाकी सारे जितने भी ऑर्गन्स हैं उनकी जो इनर मोस्ट लेयर होती है, दैट इज द एपिथेलियल लेयर। सो ब्लड वेसल्स की भी इनर मोस्ट लेयर को हम बुला रहे होते हैं एंडोथीलियम, बट बाकी जो हमारे पास वो हैं ऑर्गन्स हैं उनकी जो इनर मोस्ट लेयर है उनको हम एंडोथीलियम नहीं बुलाते, उनको हम एपिथेलियम बुलाते हैं। सो फॉर ऑल द ऑर्गन्स द इनर मोस्ट लेयर इज योर एपिथेलियम, and the innermost layer for your blood vessels is your endothelium. Is this clear? So they're one cell Yes. thick. जी किसी का क्वेश्चन है? Uh, then why are capillaries called epithelial cell? कैपिलरीज आर नॉट कॉल्ड एपिथेलियल सेल। क्या मैंने एपिथेलियल सेल लिखा है? एंडोथेलियल सेल्स लिखा है ना। Oh, कैपिलरीज के एंडोथेलियल सेल्स होते हैं, बोमन्स के एपिथेलियल सेल्स होते हैं। ठीक है। okay, Mr. सो ब्लड वेसल्स की इनरमोस्ट लेयर इज द एंडोथेलियल लेयर, और बाकी सारे ऑर्गन्स की जो इनरमोस्ट लेयर होती है उसको हम एपिथेलियल लेयर बुलाते हैं या एपिथेलियम बुलाते हैं। अच्छा जी, तो हमारे पास फेनेस्ट्रेशंस होती हैं। फेनेस्ट्रेशंस हमारे पास माइक्रोस्कोपिक एंडोथेलियल पोर्स होते हैं। ठीक है। अच्छा मैं इसको साइड में लिख दूँ? ओके। अच्छा एंडोथेलियम और एपिथेलियम को साइड पे लिख दो, ओके ओके मैं लिख दूंगी। नाउ हमारे पास जो ब्लड है दैट इज मूविंग थ्रू दिस कैपिलरी। हमारे पास जो छोटी छोटी माइक्रोस्कोपिक चीजें जो लीक आउट कर रही होंगी बेसमेंट मेम्ब्रेन और बोमन्स के अंदर जा रही होंगी, वो किसके थ्रू जा रही होंगी? वो इन एंडोथेलियल पोर्स के थ्रू जा रही होंगी, जिनको हम क्या बुलाते हैं? फेनेस्ट्रेशंस बुलाते हैं ना। हमारे पास फिर क्या था? हमारी बेसमेंट मेम्ब्रेन थी। सो दिस इज योर basement membrane, and then we had our Bowman's capsule. अच्छा बोमन्स कैप्सूल की इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो बोमन्स कैप्सूल के एंडोथेलियल सेल्स हैं उनकी शेप कुछ इस तरह की होती है, एंड इनको हम क्या बुलाते हैं? इनको हम बुलाते हैं पोरोसाइट्स। पोरोसाइट्स का क्या मतलब है? अगर आप इनके ये जो ऊपर मैंने ये बनाए हैं ये कुछ फिंगर लाइक लग रहे हैं, या हमारे जो फीट के नेल्स होते हैं उनके जैसे लग रहे हैं, लाइक डिजिट्स। सो हमारे पास पोर्स का जो मतलब होता है इन biology, it has to do with feet. So because these cells have like a feet-like dinosaur feet बुला सकते हैं, because they have a feet-like appearance, these are also known as podocytes. Now, can you see इनके बीच में छोटी छोटी सी gaps हैं? Precise location of podocytes, you're asking? Yeah, they are basically your epithelial cells of the Bowman capsule. तो आपकी जो Bowman capsule की epithelial layer है, that उसकी जो cells हैं उनकी ये shape होती है। ठीक है। So this is your endothelium of the capillary. This is the epithelium of the boomens, और इनके बीच में basement membrane है ना। हमारे पास इनको हम क्या बुलाते हैं? इन gaps को, these gaps are known as the filtration slits.
जो ये फेनेस्ट्रेशंस हो गई और ये हमारे पास क्या कहते हैं फिल्ट्रेशन स्लिट्स हो गई, इन छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक फिल्ट्रेशन स्लिट्स और फेनेस्ट्रेशंस के थ्रू हमारे पास जो फ्लूइड है वो फिल्टर होता है, जो ब्लड है वो फिल्टर होता है. Yes, they themselves are the epithelial cells. The podocytes themselves are the epithelial cells. Yes. जी मुताहर. Yeah. Little gaps between the podocytes are your filtration slits. और इसको छोटा कर देती हूँ इन gaps को. ठीक है. हमारे पास जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है इसमें भी छोटे छोटे पोर्स होते हैं. I'll draw those pores out. So ये इस तरह के हमारे पास छोटे छोटे पोर्स बेसमेंट मेम्ब्रेन में भी आपको नजर आएंगे. ना हमारे पास जैसे जैसे ये ब्लड मूव करेगा, जो कैपिलरी में ब्लड प्रेजेंट है, दिस ब्लड वुड हैव द सेल्स, डब्ल्यूबीसीज होंगे, आरबीसीज होंगे, ऑल ऑफ दैट. नाउ हमारे पास वो जो सेल्स हैं दो सेल्स वोंट लीक आउट. ठीक है, इन फेनेस्ट्रेशन से द सेल्स वोंट लीक आउट. हमारे पास फ्लूइड लीक करेगा, यानी कि हमारे पास लिक्विड कंटेंट वुड लीक आउट, जैसे कि हमारा जो प्लाज्मा है उसका जो वाटर कंटेंट है दैट वुड लीक. हमारे पास क्या कहते हैं हमारे ग्लूकोज लीक आउट करेंगे, अमीनो एसिड्स लीक आउट करेंगे. व्हाई इज दैट? बिकॉज हमारे पास ग्लूकोज एंड अमीनो एसिड्स आर वेरी स्मॉल. दे आर सुपर स्मॉल एंड दैट इज व्हाई दे कैन इजीली क्रॉस these filtration barriers, these fenestrations, these pores. तो हमारे पास बेसिकली क्या क्या चीजें इन तीन लेयर्स को क्रॉस करके एंटर कर जाएंगी या आपका फिल्ट्रेट बनाएंगी, वो बेसिकली होंगी आपके पास. यू वुड हैव glucose that would leak out. You would have amino acids that would leak out. You would have water, obviously. There would be mineral ions and salt. There would be urea. So, all the small things which can cross these three small filtration slits, pores, and the fenestrations, वो सारी चीजें आपकी लीक आउट कर जाएंगी और बाकी सारी जो चीजें हैं वो आपकी इफेरेंट आर्टरियोल से होते हुए ब्लड का पार्ट बन जाएंगे. No, if anybody is having blood in urine, then that means that there is a urinary infection or any infection going on in the body जिसकी वजह से उनकी urine में blood आ रहा है. So if you're getting blood in urine, that doesn't mean the fenestrations are large or the filtration slits are large. It means that there is some infection, some inflammation inside the urinary system जिसकी वजह से blood is leaking out. Otherwise, in normal situations, blood would never be a part of your urine. This is from capillary. Sorry, Mutar. You're asking me कि ये सब चीजें कहाँ से leak out कर रही हैं? Is that what you're asking? Yes, हमारे पास ब्लड में ग्लूकोज होता है, अमीनो एसिड्स होता है, वाटर होता है, मिनरल आयंस होता है, यूरिया होता है, लार्ज प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं, हमारे पास आरबीसीज होते हैं, डब्ल्यूबीसीज होते हैं. तो हमारे पास इन फेनेस्ट्रेशंस के थ्रू और इनफिल्ट्रेशन के थ्रू क्या चीजें क्रॉस कर सकती हैं, क्या चीजें आराम से लीक आउट कर सकती हैं? Glucose, amino acids, water, mineral ions, and urea. So these are the things which can cross the filtration barrier. And the things which cannot cross the filtration barrier, they would enter the efferent arteriole और वो blood system का part फिर से बन जाएंगी. Yes, this is happening only in the glomerulus. हमारे जो glomerulus capillaries हैं, only they are specialized for this. ठीक है? This is your efferent arteriole जहां से हमारे पास enter हो रहा है और efferent से exit हो रहा है. Now, one thing that I want to show over here is that our efferent arteriole has a smaller radius or a smaller cross section area
than the afferent arteriole. Now, हमारे पास afferent have a larger radius, or you can say diameter, and efferent arteriole has a smaller or narrower diameter. Now, अगर हमारे पास यहाँ से ब्लड एंटर कर रहा है और इस ब्लड को बाहर एग्जिट करना है, और हमारे पास डायमीटर्स जो हैं वो फर्क है, एक जगह हमारे पास ज्यादा स्पेस है, एक जगह हमारे पास कम स्पेस है, तो क्या हमारे पास जो प्रेशर है वो क्रिएट होगा इंटरनली? वुड देयर बी एनी इंटरनल प्रेशर दैट वुड बी क्रिएटेड? एग्जैक्टली exactly. तो हमारे पास क्योंकि एक जगह पे ज्यादा जगह है तो बहुत सारा ब्लड आ रहा है, और अब उस ब्लड के पास बाहर जाने के लिए कम स्पेस है। सो वो जो ब्लड है उसका इंटरनली वो जब अक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा, या वो स्लोली, आ तो वो जल्दी रहा है बहुत सारा, लेकिन बाहर जाने में उसको टाइम लग रहा है, तो इंटरनली हमारे पास क्या चीज बिल्डअप होगी? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बिल्डअप होगा। सो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इज बिल्डअप। तो हमारे पास जो ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है, this pressure basically forces the things to leak out more. Why hydrostatic pressure specifically? Okay, I'll explain this part again. Hydrostatic pressure क्या होता है? Hydrostatic pressure basically हमारे पास it's the pressure created because of a fluid. हमारे पास अगर एक fluid किसी जगह पर pressure exert कर रहा होता है, उस pressure को हम hydrostatic pressure बुला रहे होते हैं। Blood क्या है? Blood एक fluid है। Do you agree? सो अगर हमारे पास ब्लड अक्यूमुलेट हो रहा है एक जगह पर, तो वो क्या जनरेट कर रहा होगा? वो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्रिएट करवा रहा होगा। सो हमारे पास बिकॉज द एफरेंट आर्टेरियोल हैज अ लार्जर साइज एंड द एफरेंट आर्टेरियोल हैज अ स्मॉलर डायमीटर, हमारे पास हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बिल्ड हो रहा होता है। अमन, आई थिंक सो आपको हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर वाली एक्सप्लेनेशन में कंफ्यूजन था। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल, um let's say हम एक पाइप की अगर बात करें, हम एक नॉर्मल वाटर पाइप को अगर देखें, अगर हम नॉर्मल वाटर पाइप से पानी आ रहा है, और नॉर्मल वाटर पाइप है फॉर एग्जांपल, ये एक पाइप है आपका, और इसके थ्रू पानी आ रहा है, अगर आप पानी पर इस पॉइंट पे अपना हाथ बहुत जोर से रख दोगे, तो वो पानी फिर बहुत प्रेशर के साथ बाहर आएगा। पहले स्लोली बाहर आ रहा था, कम प्रेशर के साथ बाहर आता था, लेकिन आप जब उसके ऊपर हाथ रख दोगे, तो आप क्या कहते हैं, वो पानी प्रेशर के साथ बाहर आएगा। तो हमारे पास जब भी प्रेशर क्रिएट होता है, तो हमारे पास जो मूवमेंट होती है या लीकिंग होती है, एक बेसिकली पुश आप क्रिएट कर रहे हैं। प्रेशर क्या है? फोर्स पर यूनिट एरिया। तो मेरे पास ये पूरी कैपिलरी एरिया है, और मेरे पास क्या कहते हैं, एक जगह का जो साइज है वो बड़ा है, उससे बहुत ज्यादा पानी, सॉरी, ब्लड अंदर आ रहा है, और एक जगह का जो मेरा साइज है दैट इज स्मॉलर। दिस इज स्मॉलर, नैरोअर, दिस इज लार्जर, वाइडर। सो मेरे पास जो ब्लड है वो आराम से बड़े एरिया से अंदर आ जाएगा। यहाँ से गुजरने के लिए उसको टाइम लगेगा, और यहाँ पर जगह भी कम है, और ब्लड यहाँ से ज्यादा आए जा रहा है, और यहाँ पे स्लोली स्लोली मूव कर रहा है। तो इंटरनली मेरे पास जो यहाँ पर इस एरिया में ब्लड है, वहां पर एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्रिएट होगा मार। दिस वाज द पर्पस, मतलब कि एक का डायमीटर ज्यादा है और दूसरे का कम क्यों है? इसका मकसद ये है कि हमारे पास जब एक जगह का डायमीटर ज्यादा होगा और एक जगह का डायमीटर कम होगा, तभी तो प्रेशर क्रिएट होगा। अगर दोनों का डायमीटर सेम होगा तो हमारे पास प्रेशर कैसे क्रिएट होगा? जिस वेलोसिटी के साथ वाटर, सॉरी, ब्लड आ रहा है, उसी वेलोसिटी के साथ वो चला जाएगा, तो प्रेशर तो नहीं क्रिएट हो पाएगा ना फिर। अगर हमारे पास यस यस। ऑब्स्ट्रक्शन नहीं क्रिएट होगी, ब्लड अक्यूमुलेट नहीं होगा एक जगह पे, ब्लड अगर अक्यूमुलेट नहीं होगा, तो वो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कैसे ब्लड का बिल्डअप होगा? सो फॉर अ थिंग टू, फॉर इट टू हैव अ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, उसकी अक्यूमुलेशन होगी ना पहले।
यस तभी वो मिस। प्रेशर एक्सर्ट करेगा, बिकॉज प्रेशर कब एक्सर्ट होगा? हमारे पास ये वॉल्स हैं, ये कैपिलरी की वॉल्स हैं, हमारे पास हर चीज यहाँ पर एक फोर्स एक्सर्ट कर रही होगी, एक रिएक्शन फोर्स आ रही होगी। जितना ज्यादा ब्लड जितनी देर यहाँ पर रहेगा, क्योंकि वो इजीली यहाँ से मूव नहीं कर पा रहे, क्यों इजीली मूव नहीं कर पा रहे? क्योंकि ये जगह छोटी है, और आ वो बहुत ज्यादा रहा था और बहुत आराम से रहा था, क्योंकि ये जगह बड़ी थी। सो जितनी देर वो यहाँ पर रहेगा और जितनी देर वो अक्यूमुलेट रहेगा, हमारा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बनेगा। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बनेगा तो हमारे पास ज्यादा जो ब्लड है, सॉरी, हमारे पास जो प्रेशर है वो पुश करेगा चीजों को टू गेट आउट ऑफ दिस फेनेस्ट्रेशन। आर यू गेटिंग दिस? मिस, बिकॉज ऑफ दीज डिफरेंट डायमीटर्स ब्लड यस, स्लोली मूव करेगा, ब्लड स्लोली मूव जिसकी करेगा वजह तो से। अक्यूमुलेट हो जाएगा इस जगह पे, ऐसा ही होगा। जी। और अब अगर एक जगह पर, हाँ हाइड्रोस्टैटिक बोलो। प्रेशर बढ़ेगा। एग्जैक्टली हमारा जो सारे प्रेशर बढ़ेगा, ब्लड यहाँ पर आके उसको एक ऑब्स्ट्रक्शन मिल रही है, इट वुड गेट स्लो। जब वो स्लो डाउन हो जाएगा या आहिस्ते आहिस्ते मूव करेगा, तो अंदर हमारे पास ब्लड जो है वो अक्यूमुलेट हो रहा है, अक्यूमुलेट हो रहा है, तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बनेगा। जब भी पानी का पाइप कब बर्स्ट होता है? पानी का पाइप तब बर्स्ट होता है जब वो वाटर के प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर सकता, यही होता है। सो हमारे पास जब बहुत ज्यादा पानी होता है, या बहुत ज्यादा प्रेशर वो पानी एक्सर्ट कर रहा होता है, बहुत ज्यादा फोर्स के साथ वो पानी बह रहा होता है, तब पाइप बर्स्ट कर जाता है। तो हमारे पास यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो हमारा ब्लड है वो अक्यूमुलेट हो रहा है। अब ब्लड के पास अंदर रहने की जगह भी नहीं है, और हमारे पास क्या कहते हैं, वो बाहर मूव भी नहीं कर पा रहा है, एक इंटरनल प्रेशर क्रिएट हो रहा है। उस इंटरनल प्रेशर की वजह से हमारे पास जो चीजें हैं वो फिर बाहर लीक आउट होना शुरू होंगी। तो वो तमाम चीजें जो इन छोटे छोटे फेनेस्ट्रेशन से लीक आउट हो सकती हैं, वो लीक आउट हो जाएंगी। सो हमारे पास जो ये डिफरेंस इन डायमीटर है, इट इज बेसिकली हेल्पिंग अस क्रिएट a hydrostatic pressure which would help the blood to filter. Is this clear now? यस मिस। Perfect. फिर हमारे पास एक और चीज आ जाती है, which is osmotic pressure. ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? हमारे पास बेसिकली ऑस्मोसिस भी तो एग्जिस्ट कर रहा होता है। ऑस्मोसिस इज व्हाट? द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम a high concentration, sorry, a high water potential to a low water potential. अच्छा, ना हमारे पास होता क्या है कि हमारे पास साइमल्टेनियसली दो प्रेशर्स एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। एक ऑस्मोटिक प्रेशर एग्जिस्ट कर रहा होता है, और एक हमारे पास हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एग्जिस्ट कर रहा होता है। आई वांट यू गाइस टू थिंक अबाउट इट एंड टेल मी कि हमारे पास अगर मुझे ब्लड को फिल्टर करना है और मुझे एक फ्लूइड बनाना है, और मैं ये भी चाहती हूँ कि वो फ्लूइड वापस इनफ्लो ना करे, तो मेरा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बड़ा होना चाहिए या मेरा ऑस्मोटिक प्रेशर बड़ा होना चाहिए? Over here, would the osmotic pressure be greater or the hydrostatic pressure be greater? Okay, so some of you are saying hydro, some of you are saying osmotic. अच्छा, अब यहाँ पर एक बात समझते हैं। हमारे पास नीचे क्या है इसके? एक बोमन्स कैप्सूल है। यस, हमारे पास जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इज ड्यू टू द ब्लड, और वो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है वो हमारे पास बढ़ इसलिए रहा है क्योंकि हमारे पास एक तो वैसे ही ब्लड का एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है, और वो प्रेशर और ज्यादा इंक्रीज क्यों हो रहा है? बिकॉज एक जगह हमारा जो डायमीटर है वो ज्यादा है, और एक जगह हमारे पास डायमीटर कम है। ठीक है? तो एक तो ऑलरेडी ब्लड का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है, बट उस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को हम बढ़ कैसे जाता है वो ग्लोमेरुलस में, क्योंकि एक जगह हमारे पास ज्यादा एरिया है और एक जगह हमारे पास कम एरिया है। इज दिस नाउ मेकिंग सेंस, अमर? यस मिस। ना, हमारे पास नीचे क्या है? हमारे पास बोमन्स कैप्सूल है। ठीक है, मैं बोमन्स कैप्सूल के सेल्स नहीं ड्रॉ करी, ये आप बस समझ लो हमारा बोमन्स कैप्सूल का एरिया है जहां पर सारा लीक करके जा रहा है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या क्या है? फ्लूइड है and all the things that were filtered. Now, this fluid does not have RBCs.
and it does not have large plasma proteins. Now the thing is कि हमारे पास एक ऑस्मोटिक प्रेशर होगा यहाँ पर, एक ऑस्मोटिक प्रेशर होगा ग्लोमेरुलस का, एक ऑस्मोटिक प्रेशर होगा बोमन्स कैप्सूल का, जिसकी वजह से चीजें इधर आ रही होंगी और चीजें वापस जा रही होंगी. नाउ हमारे पास जो ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ग्लोमेरुलस है, दैट फेवर्स अल्ट्राफिल्ट्रेशन, और जो ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ बोमन्स कैप्सूल है, दैट opposes अल्ट्राफिल्ट्रेशन. तो ये दोनों जो हैं, कैन वी से दैट ये एक तरह की एक ही चीज एग्जर्ट हो रही है बट ऑपोजिट डायरेक्शन में? कैन वी से दैट? ओके, वेट. हमारे पास जो ऑस्मोसिस है वो दोनों तरीकों से हो सकता है. ऑस्मोसिस फ्रॉम द ग्लोमेरुलस टू द बोमन्स कैप्सूल भी हो सकता है, एंड फ्रॉम द बोमन्स कैप्सूल टू द ग्लोमेरुलस भी हो सकता है, क्योंकि दोनों जगह फ्लूइड है ना, एक जगह ब्लड है और दूसरी जगह भी फ्लूइड है. डू यू ऑल एग्री कि ऑस्मोसिस के लिए हमें वाटर चाहिए होता है, और ऑस्मोसिस हमारा इस तरफ भी हो सकता है और इस तरफ भी हो सकता है. Anybody who's confused about this? Mutah, are you confused or do you agree कि osmosis can be both ways? Okay, you're confused. सही है, कोई बात नहीं, फिर से आते हैं. ब्लड आ रहा है. At this point, the blood has a greater water potential. Do you agree? क्योंकि अभी लीकिंग नहीं हुई है, अभी उसने अपना वाटर कंटेंट लूज नहीं किया है. सो वाटर पोटेंशियल इज ग्रेट. तो ऑस्मोसिस होगा ऐसे इस डायरेक्शन में, और अब उसने वाटर लूज कर दिया तो यहाँ पर हमारे पास वाटर पोटेंशियल कम हो गया. डू यू अग्री कि अब अगर उसने लूज कर दिया अपना वाटर, तो आगे जाते हुए इस एंड पर जो वाटर पोटेंशियल ऑफ ब्लड है, दैट हैज बिकम लोअर डाउन. तो हमारे पास दिस वुड गो देयर. ऑस्मोसिस इस तरह से होगा. तो ऑस्मोसिस हमारे पास इस पार्ट में इस डायरेक्शन में हो रहा है, इस पार्ट में इस डायरेक्शन में हो रहा है. सो कैन वी से कि हमारे पास इसेंशियली ऑस्मोसिस का जो इफेक्ट है वो नील है, बिकॉज इट्स लाइक कैंसलिंग आउट इट्स ओन सेल्फ. चलो हमारे को समझ आ गया. ऐसा कोई जिसको ये बात समझ नहीं आई है कि किस तरह से हमारे पास नेट इफेक्ट ऑफ ऑस्मोसिस इज जीरो? हु इज इट? हु हैज नॉट अंडरस्टूड दिस? सनी, आपको भी क्लियर हो गया ये वाला पॉइंट? आई थिंक सो यू वर हैविंग अ कंफ्यूजन ओवर हियर, एंड आल्सो सोहा. परफेक्ट. तो हमारे पास ऑस्मोसिस हो रहा है, हमारे पास ऑस्मोसिस दोनों डायरेक्शंस में हो रहा है. बट एक पॉइंट पे जो ऑस्मोसिस हो रहा है वो दूसरे पॉइंट पे जाके जब ऑस्मोसिस होगा उसको डिफाई कर रहा है या नलिफाई कर रहा है. सो यस, देयर इज एन ऑस्मोटिक प्रेशर, बट हमारे पास नेट रिजल्ट ऑफ दैट ऑस्मोटिक प्रेशर इज जीरो. एंड हेंस हमारे पास जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो रही है, वो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो ही हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से रही. दैट द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर would force things out of the capillaries into the Bowman's capsule to form our fluid that goes into the BC. Is this clear? Any questions? अच्छा, यहाँ पर किसी भी पॉइंट पे हमें अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कराने के लिए एटीपी रिक्वायर्ड था, एनर्जी रिक्वायर्ड थी. Wasn't the hydrostatic pressure built up in a way that it was automatically, naturally favoring ultrafiltration? Yes, Anka? I'm just waiting on question. So just a minute. Okay, you wanted to confirm the difference between osmotic and the hydrostatic pressure. Hydrostatic pressure is the pressure that a fluid exerts per unit area. अगर आप पानी को एक जगह पर, फॉर एग्जाम्पल, कभी किसी ने पानी का प्रेशर नोटिस किया है कि हम पानी का प्रेशर चेंज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम अपने टैप वाटर को भी देखें, हम उसी पानी को लो प्रेशर पे भी ऑन कर सकते हैं, हाई प्रेशर पे भी ऑन कर सकते हैं.
और जब हम हाई प्रेशर पे उसको ऑन करते हैं तो पानी बहुत तेजी और बहुत फोर्स के साथ आ रहा होता है. यू कैन फील द हेवीनेस ऑन योर हैंड. हैव यू गाइस एक्सपीरियंस दैट? नाउ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एक फ्लूइड का वो प्रेशर होता है तो वो एक्सर्ट करता है. नेचुरली हमारे पास तमाम चीजें, अगर मैं फॉर एग्जांपल एक बॉल भी जमीन पे फेंक रही हूँ ना, तो वो जमीन बॉल पे एक रिएक्शन फोर्स क्या कहते हैं जनरेट कर रही होगी. सो हमारे पास एक्शन रिएक्शन हर जगह पर होता है. अगर हमारे पास एक क्लोज्ड सिस्टम में फ्लूइड है तो उस फ्लूइड का अपना बाय नेचर एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होगा. क्यों एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होगा? बिकॉज उसकी जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैं, those liquid molecules are exerting a force on the walls of the capillaries or on the walls of the pipe. तो वो जब वो फोर्स exert कर रहे होंगे, उस फोर्स को exert करने की वजह से एक प्रेशर क्रिएट होगा. That pressure which a liquid is creating because of its forces upon the walls, that is known as the hydrostatic pressure. आप लोगों ने काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी में पढ़ा होगा कि हमारे पास जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं उनका प्रेशर कैसे बनता है. उनका प्रेशर प्रेशर तब बनता है जब वो कोलाइड कर रहा होता है विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर. जिस तरह गैस मॉलिक्यूल्स का एक बाय नेचर प्रेशर होता है बाय द कोलिजन्स ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, सिमिलरली एक लिक्विड को भी अगर आप इनक्लोज कर दोगे, उस लिक्विड का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होगा. नॉर्मली क्योंकि लिक्विड मॉलिक्यूल्स इतना कोलाइड नहीं कर रहा होता, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इतना ज्यादा नहीं होता. यहाँ पर हम अपना हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कैसे इंक्रीज कर रहे हैं? ऐसे इंक्रीज कर रहे हैं कि एक जगह को हमने छोटा कर दिया. अब जब हमने एक जगह छोटा कर दिया तो मेरा जो ब्लड है वो एक किस्म की रेजिस्टेंस या ऑपोजिशन एक्सपीरियंस कर रहा है अपने ब्लड फ्लो की तरफ. इज देयर अ रेजिस्टेंस क्रिएटेड ओवर हियर बिकॉज ऑफ अ स्मॉलर efferent arteriole? Now, that resistance would result in an increase in the hydrostatic pressure. एक तरह से समझ लो यहाँ पर एक ब्लड ट्रैफिक क्रिएट हो रहा है. ब्लड ट्रैफिक बन गया, ब्लड बॉटल नेक हो गया, उसके पास आगे जाने की जगह नहीं है. और हमारे पास यहाँ से ब्लड आए जा रहे आए जा रहे आए जा रहे क्योंकि बड़ी जगह है. तो हमारे पास यहाँ पर एक ऑब्स्ट्रक्शन है, एक ऑपोजिशन है, यहाँ से फ्रीली बहुत ज्यादा ब्लड आ रहा है. सो इवेंचुअली हमारे पास जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है, जो फोर्स ब्लड एक्सर्ट कर रहा है वॉल्स ऑफ द कैपिलरीज पे, वो फोर्स इंक्रीज हो रही है. बिकॉज वो फोर्स इंक्रीज हो रही है, हमारा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज हो रहा है. अब सबको क्लियर हो गया हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और क्यों हमारे पास उसकी वजह से अल्ट्रा फिल्ट्रेशन फेवर हो रही है. सो बिकॉज ब्लड के पास आगे जाने के लिए जगह कम है, तो वो कहीं और से जगह निकालेगा जाने के लिए. वो कहीं और से जगह कैसे निकालेगा? फेनेस्ट्रेशन के थ्रू. और हमारे पास लीक आउट करके हमारा एक फ्लूइड बन जाएगा जो कहाँ चला जाएगा? हमारे बोमन्स कैप्सूल में. अब क्लियर है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर सबको? परफेक्ट. सो इट्स लाइक आगे efferent arteriole क्योंकि एक नैरो डायमीटर है, एक ऑब्स्ट्रक्शन है जिसकी वजह से ऑपोजिशन टू द ब्लड फ्लो है, इंटरनल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज हो रहा है. नहीं, हमारे पास ऑस्मोसिस तो हो रहा होता है, बट ऑस्मोसिस का जो काम है वो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में एज सच नहीं है. क्योंकि देखो हमारे पास ब्लड आ रहा है यहाँ सन का, अभी ब्लड लीक आउट नहीं हुआ है, तो ब्लड का वाटर पोटेंशियल इज हाई ओवर हियर एट द स्टार्टिंग पॉइंट. डू यू अग्री? सो वो ब्लड ऑस्मोसिस के थ्रू लीक कर जाएगा इन द बाउंस कैप्सूल. अब यहाँ पर जो ब्लड है उसका वाटर पोटेंशियल इज लो. क्यों? क्योंकि उसने फ्लूइड लीक लूज कर लिया है अपना. ऑस्मोसिस वापस आ जाएगा. तो हमारे पास ऑस्मोसिस एग्जिस्ट कर रहा है, ऑस्मोटिक प्रेशर एग्जिस्ट कर रहा है, बट वो इतना लिटिल टू नन है या वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहा है. इसकी वजह से अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में ऑस्मोटिक प्रेशर का कोई काम नहीं है, कोई रोल नहीं है. The high hydrostatic pressure is basically contributing towards the ultrafiltration. Is this now clear? आज की क्लास में हमने सिर्फ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ही डिस्कस करना था, तो मुझे पता है दिस इज समथिंग दैट गेट्स कंफ्यूजिंग समटाइम्स. कल या तो मैं कोशिश करूंगी इफ आई गेट अ स्ट्रॉ और मैं एक्सपेरिमेंटली आप लोगों को दिखा सकूं तो मैं दिखा दूंगी, वरना आई ट्राई टू फाइंड अ वीडियो जिसमें वो विजुअली दिखा रहे हो कि किस तरह से नैरोअर efferent arteriole की वजह से हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बिल्डअप होके फिल्ट्रेशन होती है. सो टुमारो हमारे पास वैसे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हमने कंप्लीट कर लिया. दिस इज ऑल फॉर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन. कल हम लोग वो वीडियो देखेंगे एंड हम लोग फिर सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन की तरफ बढ़ेंगे.